परीक्षण के प्रकार। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वर्गीकरण भाषा, उसके देने की रीति तथा जटिलता के आधार पर किया जाता है। भाषा के आधार पर वाचिक या वर्बल, अवाचिक या नॉन वर्बल तथा निष्पादन परफॉर्मेंस परीक्षण होते हैं। वाचिक परीक्षणों के लिए साक्षरता आवश्यक होती है क्योंकि एकांश किसी भाषा में ही लिखे जाते हैं। अवाचिक परीक्षणों में एकांश प्रतीकों अथवा चित्रों द्वारा बनाए जाते हैं। निष्पादन परीक्षणों में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक क्रम में रखना होता है। देने की रीति के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को व्यक्तिगत इंडिविजुअल अथवा समूह परीक्षणों में विभाजित किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यक्तिगत परीक्षण एक ही समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, अर्थात व्यक्तिगत परीक्षण में एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, जबकि समूह परीक्षण में अनेक लोगों को, अनेक व्यक्तियों का एक समूह होता है, उनका परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण में अनुसंधानकर्ता और परीक्षण जिसका परीक्षण होगा वो दोनों आमने सामने होते हैं रहते हैं तथा परीक्षार्थी को सामने बैठकर प्रतिक्रियाएं नोट करता है। समूह परीक्षण में एकांशों को उत्तर देने के निर्देश आदि परीक्षण पर लिखे होते हैं, जैसे परीक्षार्थी पढ़ता है तथा उसी के अनुसार प्रश्नों को उत्तर देता है। जैसे आजकल का जो एग्जाम होता है वो समूह परीक्षण होता है। इसमें एक परीक्षण में उसमें उत्तर दे प्रश्न पहले से होता है, उस पर निर्देश लिखे रहते हैं कैसे उत्तर देना है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया समूह परीक्षण का, जिसमें अनेक लोग अनेक व्यक्ति बैठ करके एक साथ एग्जाम देते हैं या उनका परीक्षण का होता है। व्यक्तिगत परीक्षणों में अधिक समय लगता है, परंतु बच्चों तथा भाषा न जानने वाले से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का यह उत्तम तरीका है। समूह परीक्षण देना सरल होता है तथा इनमें समय भी कम लगता है, यद्यपि प्रतिक्रियाओं की कुछ सीमाएं होती है। प्रतिक्रियादाता प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त अभिप्रेरित नहीं भी हो सकता है और झूठी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में गति एवं शक्ति परीक्षण के रूप में भी वर्गीकृत किए जाते हैं। गति परीक्षण की एक समय सीमा होती है जिसमें परीक्षार्थी को सभी एकांशों का उत्तर देना होता है। ऐसा परीक्षण व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा एकांशों का सही उत्तर देने के लिए समय के आधार पर किया जाता है। गति परीक्षण में प्रत्येक एकांश की जटिलता की सीमा समान होती है। दूसरी ओर शक्ति परीक्षण में व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यता अथवा शक्ति का मूल्यांकन उसे पर्याप्त समय देकर किया जाता है। इन परीक्षणों की कोई समय सीमा नहीं होती है। एक शक्ति परीक्षण में एकांशों को जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति छठे एकांश को हल करने में असमर्थ है तो उसे आगे के एकांशों को हल करने में कठिनाई होगी। यद्यपि शुद्ध रूप में गति अथवा शक्ति परीक्षण का निर्माण कठिन होता है, अधिकांश परीक्षण गति एवं शक्ति परीक्षण के मिले जुले रूप में होते हैं। व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी। इस विधि में एक व्यक्ति विशेष केस का गहराई से अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता उन व्यक्तियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे कम समझे गए गोचरों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है अथवा कुछ नया सीखने को मिलता है। केस विशिष्ट योग्यताओं वाला एक व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिक विकार प्रदर्शित करने वाला एक रोगी अथवा व्यक्तियों का ऐसा छोटा समूह जिनमें बहुत सी विशेषताएं समान होती है। उदाहरण के लिए सृजनात्मक लेखक जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर एवं महादेवी वर्मा। संस्थाएं उदाहरण के लिए खराब अथवा सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए विद्यालय एवं कंपनी कार्यालय। तथा विशिष्ट घटनाएं उदाहरण के लिए सुनामी के विध्वंस से प्रभावित बच्चे, युद्ध अथवा वाहन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण आदि। जिन व्यक्तियों का हम अध्ययन करते हैं वे अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, इसलिए उनमें सूचनाएं बहुत होती है। व्यक्ति अध्ययन
में अनेक विधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियादाताओं से सूचना संग्रह के लिए किया जाता है, जैसे साक्षात्कार प्रेक्षण तथा मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण। ये प्रतिक्रियादाता किसी न किसी रूप में व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं दे सकते हैं। व्यक्ति अध्ययन की सहायता से मनोवैज्ञानिकों ने कल्पनाओं, आशाओं, भय, आघातपूर्ण अनुभवों तथा अभिभावकों के द्वारा किए गए लालन पालन पर अनुसंधान कार्य किया है, जिनसे व्यक्ति के मन एवं व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। व्यक्ति अध्ययन से घटनाओं के आख्यान तथा विस्तृत विवरण मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। व्यक्ति अध्ययन नैदानिक मनोविज्ञान अथवा मानव विकास के क्षेत्र में अनुसंधान का एक मूल्यवान उपकरण है। फ्रायड की सोच है जिसे मनोविश्लेषण के सिद्धांत का विकास हुआ। फ्रायड ने मनोविश्लेषण के सिद्धांत का विकास किया था। वह उनके व्यक्तियों के विषय में प्रेक्षण एवं व्यवस्थित अभिलेख तैयार करने के कारण संभव हो सका था। उसी प्रकार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने 3 बच्चों के प्रेक्षण के आधार पर किया था। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें उसने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे, अपने बच्चों का परीक्षण किया था। जबकि जो फ्रायड ने मनोविश्लेषण के सिद्धांत दिए थे उसमें उसने व्यक्तियों के विषय में परीक्षण किए थे। नैदानिक मनोविज्ञान तथा मानव विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एक मूल्यवान उपकरण है। फ्रायड की सोच जिससे मनोविश्लेषण के सिद्धांत का विकास हुआ, वह उनके व्यक्तियों के विषय में प्रेक्षण एवं व्यवस्थित अभिलेख तैयार करने के कारण संभव हो सका था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने 3 बच्चों के प्रेक्षण के आधार पर किया था। व्यक्ति अध्ययनों का उपयोग बच्चों के समाजीकरण के ढंग को समझने में किया गया है। उदाहरण के लिए मिल्टन और हिचकॉक ने खालापुर के राजपूत बच्चों के समाजीकरण का व्यक्ति अध्ययन किया था। एस आनंद लक्ष्मी ने वाराणसी के बुनकर समुदाय में शैशव काल के स्वरूप का अध्ययन किया था। व्यक्ति अध्ययन अनेक व्यक्तियों के जीवन गहराइयों का विस्तृत चित्रण प्रदान करते हैं। यद्यपि व्यक्ति अध्ययनों के आधार पर सामान्यीकरण करते समय अधिक सावधानी आवश्यकता होती है। एकल व्यक्ति अध्ययनों में भेद्यता की समस्या एक चुनौती होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि अनेक अन्वेषकों द्वारा विभिन्न स्रोतों की सूचनाओं को विविध रचना कौशल बहुल के उपयोग से एकत्रित करना चाहिए और प्रदत्त संग्रह की सावधानीपूर्वक योजना भी आवश्यक होती है। प्रदत्त संग्रह की पूरी प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता को साक्ष्यों की एक श्रृंखला बनाए रखनी चाहिए जिससे वो विविध प्रदत्त स्रोतों को जो अनुसंधान के प्रश्न को संबंधित हो जोड़ सके। प्रत्येक विधि की अपनी विशेषताएं एवं सीमाएं होती है, इसलिए अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी एक विधि पर ही निर्भर न रहे। वास्तविक स्थिति को जानने के लिए 2 या 2 से अधिक विधियों की संयुक्ति का उपयोग करना चाहिए। यदि सभी विधियां एक सा परिणाम दे अर्थात सब एक ही परिणाम दे तो निश्चित हुआ जा सकता है। प्रदत्त विश्लेषण। प्रदत्त संग्रह के बाद अनुसंधानकर्ता का दूसरा कार्य निष्कर्ष निकालना होता है। उसके लिए प्रदत्त विश्लेषण आवश्यक होता है। प्रदत्त विश्लेषण के लिए 2 प्रकार की विधिपरक उपागमों का उपयोग करते हैं। यह है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली, संरचित साक्षात्कार आदि में अमुक्त प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। कहने का तात्पर्य है कि यह इन मापकों में प्रश्न तथा उनके संभावित उत्तर दिए गए होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं मापनियों के रूप में होती है। जिस प्रकार से
कस्टमर केयर से बातें होने पर रेटिंग दिया जाता है 1 से लेकर 5 तक के बीच में। उसी प्रकार से अमुक प्रश्नों के मापक दिए हुए रहते हैं, उसमें से प्रतिक्रियाओं को चूज करना होता है, उस मापनियों में से किसी को चूज करना होता है। गुणात्मक विधि। मानवीय अनुभव बहुत जटिल होते हैं। यह जटिलता उस समय समाप्त हो जाती है जब प्रश्नों के आधार पर कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी से सूचना प्राप्त करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई माँ बच्चे के न रहने पर कैसा अनुभव करती है, तो आप उसको उसकी वह कहानी सुनना पड़ेगी, जिससे आप समझते वो अपने अनुभव कैसे संगठित करती है तथा उसने अपनी पीड़ा को क्या नाम दिया। इसके परिमाणीकरण के लिए किए गए किसी भी प्रयास से आप ऐसे अनुभवों को संगठित करने वाले सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे पद्धतों के विश्लेषण के लिए कुछ गुणात्मक विधियां विकसित की है। इनमें से एक विवरणात्मक विधि है। प्रदत्त सर्वदा लब्धांकों के रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। जब अनुसंधानकर्ता सहभागी परीक्षण की विधि की अथवा असंरचित प्रतिशत का उपयोग करता है, तो प्रदत्त प्राय विवरणों के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे प्रतिभागी की ही शब्दावली में अनुसंधानकर्ता के परीक्षण नोट, फोटोग्राफ, अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्षात्कार के साथ ली गई प्रतिक्रियाओं के विवरण अथवा टेप, वीडियो, अभिलेखित, अनौपचारिक बातचीत आदि रूपों में। ऐसे पद्धतों को अंकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इनका सांख्यिकी विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता है, बल्कि अनुसंधानकर्ता विषय विश्लेषण विधि का उपयोग कर तथ्यपरक वर्गीकरणों की जानकारी प्राप्त करता है और पद्धतों से उदाहरण लेकर उन वर्गों का निर्माण करता है। यह स्वभावतः अधिक विवरणात्मक होता है। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियां परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं। मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं का पहला बिंदु है वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव, अर्थात इसमें शून्य नहीं होता है। अर्थात इसमें जैसे किसी चीज को नाम मापते हैं तो उसके लिए शून्य बिंदु लेते हैं, वहां से माप शुरू करते, लेकिन इसमें बुद्धि जो होती है वो शून्य नहीं होती कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ बुद्धि होता है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों का सापेक्षिक स्वरूप। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण किसी संदर्भ विशेष के प्रमुख पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र के छात्रों के विकसित परीक्षण में शहरी क्षेत्र के उद्दीपकों से संबंधित एकांश परिचय आवश्यक है। बहुमंजिली इमारत, हवाई जहाज, मेट्रो रेल आदि। ऐसे परीक्षण जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। वे अधिक सहज उन एकांशों से होंगे जिनमें उनके परिवेश के पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के वर्णन मिलते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी देशों में विकसित परीक्षण भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे परीक्षणों को ध्यानपूर्वक परिष्कृत किया जाना चाहिए तथा उन्हें जिन संदर्भों में प्रयुक्त करना हो उनकी विशेषताओं से उन्हें अनुकूलित होना चाहिए। गुणात्मक पद्धतों की आत्मपरक व्याख्या। गुणात्मक अध्ययनों में प्रदत्त प्राय आत्मपरक होते हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या अनुसंधानकर्ता एवं प्रदत्त प्रदान करने वाले करते हैं। एक व्यक्ति की व्याख्या दूसरे से भिन्न हो सकती है, अतः प्राय सुझाव दिया जाता है कि गुणात्मक अध्ययनों के संदर्भ में क्षेत्र अध्ययन एक से अधिक शोधकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए, जो अध्ययन के अंत में बैठकर अपने प्रेक्षणों को विमर्श करता है, उसको अंतिम स्वरूप देने के पहले स्वयं एक सहमत बिंदु पहुंचे। वस्तुतः यदि ऐसे सार्थक विमर्श प्रतिक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाए तो अधिक अच्छा होगा। नैतिक मुद्दे।
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान मानव व्यवहार से संबंधित होते हैं, इसलिए अनुसंधानकर्ता से आशा की जाती है कि वो अपने अध्ययन के दौरान नैतिकता का पालन करेगा। यह सिद्धांत है अध्ययन में भाग लेने वाले व्यक्ति की निजता एवं रुचि का सम्मान, अध्ययन के प्रतिभागियों के उपकार अथवा किसी खतरे से उनकी सुरक्षा तथा अनुसंधान के लाभ में सभी प्रतिभागियों की भागीदारी। स्वैच्छिक सहभागिता अर्थात व्यक्तियों को मन है तो उसमें भाग लेने दिया जाए, अगर मन नहीं है, उनका इच्छा नहीं है तो उनको भाग जबरदस्ती या मजबूरन नहीं पार्टिसिपेट करवाना चाहिए या भाग नहीं लेना चाहिए। सूचित सहमति अर्थात उन्हें व्यक्तियों को लिख करके सहमति देनी चाहिए कि उनके साथ क्या होगा और उनके साथ कैसा अवलोकन क्या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। स्पष्टीकरण अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद प्रतिभागियों को वे सब आवश्यक सूचनाएं देनी चाहिए जिनसे वे अनुसंधान को ठीक से समझ सके, अर्थात वो अनुसंधान किस कारण से किया गया था, उसका क्या रिजल्ट निकला, इस बारे में उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए जिन पर यह प्रयोग किया गया था या जिन पर अध्ययन ये किया गया था। अध्ययन के परिणाम की भागीदारी प्रदत्त सूत्रों की गोपनीयता अध्ययन में प्रतिभागियों को अपनी निजता का अधिकार होता है। अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह उनकी निजता की रक्षा के लिए उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को अत्यंत गोपनीय रखे। सूचना को प्रयोग से पूर्व अनुसंधान के लिए किया जाना चाहिए और किसी भी दशा में या किसी अन्य इच्छुक पक्ष के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा का सबसे सशक्त तरीका यह है कि उनके पहचान का अभिलेख न तैयार किया जाए। कुछ तरह के अनुसंधानों में यह संभव नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान विवरण, पुष्पकथन, व्याख्या, व्यवहार, नियंत्रण तथा वस्तुनिष्ठ तरीके से उत्पादित विज्ञान के अनुप्रयोग के लिए किए जाते हैं। इसके 4 चरण होते हैं: समस्या का संप्रत्ययन, प्रगत संग्रह, प्रगत विश्लेषण तथा अनुसंधान निष्कर्ष निकालना और उसका पुनरीक्षण। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का एक यह ध्येय भी होता है कि किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं और उनके अपने व्यवहार एवं अनुभव पर पड़ने वाले प्रभाव का ढंग से खोजा एवं समझा जाए। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में विभिन्न प्रकार के तर्क जैसे जननांगीय, पर्यावरणीय, भौतिक, दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संग्रहित की जाती है, किंतु मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के तरफ एक संदर्भ विशेष में स्थित हैं तथा वे तुरंत संग्रह करने वाले सिद्धांतों तथा विधियों से बंधे होते हैं। सूचना संग्रह के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रेक्षण विधि का उपयोग व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उसकी पहचान एक व्यवहार विशेष के चयन, उसके अभिलेखन एवं विश्लेषण से की जाती है। प्रेक्षण प्राकृतिक दशा अथवा नियंत्रित प्रयोगशाला की दशा में किए जाते हैं। यह सहभागी अथवा असहभागी प्रकार का हो सकता है। प्रायोगिक विधि कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह का उपयोग करके अनाश्रित परिवर्त की उपस्थिति का प्रभाव आश्रित परिवर्त पर देखा जा सकता है। सहसंबंधात्मक अनुसंधान का उद्देश्य परिवर्तियों की मदद के साक्ष्य की खोज करना तथा कथन करना है। दो परिवर्तियों के मध्य संबंध धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है तथा उनकी साहचर्य शक्ति का प्रसार +1.0 से 0.0 से लेकर -1.0 तक होता है। सर्वेक्षण अनुसंधान का केंद्र विद्यमान वास्तविकता की सूचना देना है। सर्वेक्षण संरचित तथा असंरचित साक्षात्कार डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का दोबारा संपन्न किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत एवं वस्तुनिष्ठ उपकरण होते हैं जो दूसरों की तुलना में किसी व्यक्ति की स्थिति जानने में सहायता करते हैं। परीक्षण वाचिक, वर्बल
अवाचिक, नॉन वर्बल और निष्पादन प्रकार के हो सकते हैं, जो एक समय में एक व्यक्ति और अथवा पूरे समूह पर किए जा सकते हैं। व्यक्ति अध्ययन की विधि में किसी एक व्यक्ति के विषय में गहराई से सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इन विधियों के उपयोग से संग्रहित परतों का गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक विधियों का विश्लेषण किया जाता है। परिमाणात्मक विधियों में निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत वितरणात्मक विधि और मिश्र विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक जांच की निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव मनोवैज्ञानिक उपकरणों के सापेक्ष स्वरूप तथा गुणात्मक परिवर्तनों की आत्मपरक व्याख्या जैसी सीमाएं हैं। प्रतिभागियों की स्वैच्छिक सहभागिता, उनकी सूचित सहमति और परिणामों के विषय में प्रतिभागियों से भागीदारी करने जैसे नैतिक सिद्धांतों को अनुसंधान